अथ निषेकाध्याय। श्लोक 1। प्रतिमास मंगल और चंद्रमा के कारण स्त्रियों को ऋतु धर्म होता है। यदि स्त्री की जन्म राशि में अनुपचय स्थान में चंद्रमा हो और मंगल से दृष्ट हो तो गर्भधारण योग्य ऋतु होता है। और इससे भिन्न अर्थात पुरुष राशि में अनुपचय स्थान 3, 6, 10, 11 में चंद्रमा हो तथा शुभ पुरुष ग्रह गुरु से दृष्ट हो तो स्त्री को पुरुष का संयोग होता है। श्लोक 2। गर्भाधान लग्न या प्रश्न लग्न से सप्तम राशि समान जंतु जिस प्रकार मैथुन करता है उसी प्रकार मैथुन का प्रयोग कहना चाहिए। सप्तम भाव यदि पाप ग्रह से युक्त दृष्ट हो तो कलहपूर्वक, यदि शुभ ग्रह से युक्त दृष्ट हो तो हास विलासपूर्वक मैथुन का प्रयोग कहना चाहिए। श्लोक 3। रवि, चंद्र, मंगल तथा शुक्र ये अपने नवांश में हो अथवा गुरु त्रिकोण या लग्न में हो तो निश्चय ही संतान गर्भ संभव होता है। यह योग जैसे अंधे व्यक्ति को चंद्र किरण निष्फल होती है वैसे ही निर्वीर्य नपुंसक लोगों के लिए व्यर्थ होते हैं। श्लोक 4। सूर्य से सप्तम राशि में शनि और मंगल हो तो पुरुषों के लिए तथा चंद्रमा से सप्तम में हो तो स्त्री के लिए रोगप्रद होते हैं। इसी प्रकार सूर्य से 12, 2 में हो तो पुरुष के लिए मृत्युकारक होते हैं। मंगल एवं शनि इन दोनों में से किसी एक से युक्त और एक से दृष्ट सूर्य हो तो पुरुष के एवं उन्हीं दोनों मंगल शनि से किसी एक से युक्त और एक से दृष्ट चंद्रमा हो तो स्त्री के लिए मरणकारक होते हैं। श्लोक 5। जिस दिन में गर्भाधान या जन्म हो तो सूर्य पितृ संज्ञक और शुक्र मातृ संज्ञक तथा रात्रि में हो तो शनि पितृ संज्ञक और चंद्रमा मातृ संज्ञक होते हैं। इसके विपरीत पितृव्य और मातृत्व संज्ञक होते हैं, अर्थात दिन में शनि पितृव्य चाचा आदि, चंद्रमा मातृश्व मौसी आदि संज्ञक तथा रात्रि में गर्भाधान होने से सूर्य पितृव्य और शुक्र मातृश्व संज्ञक होते हैं। इनमें पितृ संज्ञक और पितृ व्यसंज्ञक आदि यदि विषम राशि में हो तो पिता और पितृत्व चाचा आदि को शुभ देते हैं और मातृ संज्ञक और मातृश्व संज्ञक ग्रह सम राशि में हो तो माता और मौसी आदि को शुभ फल देते हैं, अर्थात इससे अन्यथा अशुभ होते हैं। श्लोक 6। पापग्रह लग्न में जाने को उद्यत हो अर्थात अंतिम अंश में द्वादश भाव में मार्गी हो और शुभ ग्रह में अदृष्ट हो तो गर्भवती स्त्री का मरण होता है, अथवा गर्भाधान लग्न में शनि हो और क्षीण चंद्र तथा मंगल इन दोनों से देखा जाता हो तो भी स्त्री का मरण होता है। श्लोक 7। लग्न और चंद्रमा ये दोनों एक साथ ही या अलग अलग पापग्रहों के मध्य में हो और शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं हो तो गर्भ सहित स्त्री का मरण कहना चाहिए, अर्थात यदि शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो मरण नहीं होता। श्लोक 8। लग्न से व चंद्रमा से पापग्रह चतुर्थ में हो और मंगल अष्टम में हो या चतुर्थ भाव में मंगल और द्वादश में सूर्य हो और चंद्रमा क्षीण हो तो ये योग पूर्ववत गर्भिणी स्त्री के मरण कारक होते हैं। श्लोक 9। लग्न में मंगल सप्तम में सूर्य हो तो शस्त्र के द्वारा गर्भिणी का मरण कहना और गर्भ के जिस महीने का स्वामी निपीड़ित युद्ध में पराजित केतु से अधिधूमित आदि हो तो उस महीने में गर्भ का पतन कहना चाहिए। श्लोक 10। चंद्रमा या लग्न के साथ शुभ ग्रह हों या लग्न और चंद्र से 5, 9, 7, 2, 4, 10 इन स्थानों में शुभ ग्रह और 3, 11 स्थान में पाप ग्रह हों और लग्न व चंद्र पर रवि की दृष्टि हो तो गर्भ सुखी पुष्ट होता है। श्लोक 11। यदि लग्न रवि गुरु और चंद्रमा ये बली होकर विषम राशि विषम नवांश में हो तो पुरुष का जन्म और यदि ये ही चारों सम राशि सम नवांश में हो तो स्त्री का जन्म कहना चाहिए। गुरु और रवि ये दोनों विषम राशि में हो तो पुरुष का जन्म तथा चंद्रमा शुक्र और मंगल ये तीनों सम राशि में हो तो स्त्री का जन्म समझना चाहिए तथा ये ही चंद्र शुक्र मंगल यदि दो स्वभाव में हो और उस पर बुध की दृष्टि हो तो अपने पक्ष में यमल जुड़वा को जन्म देते हैं। श्लोक 12। लग्न से लग्न को छोड़कर अन्य विषम स्थान में शनि भी पुरुष का जन्म कारक होता है। इस प्रकार पूर्वोक्त योगों के बलाबल देखकर यदि पुरुष कारक ग्रह बली हो तो पुरुष का, स्त्री कारक ग्रह बली हो तो स्त्री का जन्म कहना चाहिए। श्लोक 13।
यदि समराशि में चंद्रमा तथा विषम में सूर्य हो और दोनों में परस्पर दृष्टि हो, व विषम राशि में शनि तथा सम में बुध हो तथा इन दोनों में परस्पर दृष्टि हो, या विषम राशिस्थ मंगल यदि सम राशिस्थ सूर्य को देखता हो, अथवा सम राशि में चंद्रमा और विषम राशि में लग्न हो और इन दोनों को मंगल देखता हो, अथवा सम राशि में चंद्र और विषम राशि स्थित बुध दोनों को मंगल देखता हो, अथवा शुक्र लग्न चंद्रमा ये तीनों किसी भी राशि में विषम नवांश में हों, तो ये 6 प्रकार नपुंसक के जन्म कारक योग होते हैं। श्लोक 14। चंद्रमा और शुक्र दोनों सम राशि में हों और बुध मंगल गुरु और लग्न ये विषम राशि में हों, या लग्न चंद्रमा दोनों सम राशि और पुरुष ग्रह से देखे जाते हों, या बुध मंगल गुरु और लग्न ये बली होकर सम राशि में हों, तो मिथुन गर्भ में 2 संतान उत्पन्न करते हैं। समस्त ग्रह और लग्न द्विस्वभाव नवांश में हों और बुध अपने नवांश मिथुन या कन्या के अंश में होकर ग्रहगत व लग्नगत द्विस्वभाव नवांश को देखता हो, तो इस प्रकार के योग में 3 संतान कहना चाहिए। यदि बुध और ग्रहों के नवांश सजातीय हों तो तीनों समान पुत्र या कन्या एक जातीय ही संतान समझना चाहिए। श्लोक 15। अंतिम नवांशगत धनु लग्न हो तो सब ग्रह धनु राशि के नवांश में हो एवं बलवान बुध और शनि लग्न को देखता हो तो गर्भ में बहुत 3 से अधिक संतानें ऐसा कहना चाहिए। श्लोक 16। गर्भ के प्रथम मास में कलल रजवीर मिश्रण, दूसरे मास में घन पिंड, तीसरे मास में अंकर अवयव, चतुर्थ मास में अस्थि हड्डी, पंचम मास में चर्म, षष्ठ मास में अंडज रूम और सप्तम मास में चैतन्य होता है। इन 7 मासों के अधिपति क्रम से शुक्र मंगल गुरु सूर्य चंद्र शनि और बुध होते हैं। इसके बाद अष्टम नवम दशम मास के स्वामी क्रम से लग्नेश चंद्र और सूर्य होते हैं। मासों के अधिप से शुभाशुभत्व से गर्भ का शुभ या अशुभ फल होता है, अर्थात जिस मास का स्वामी बली हो उस मास में गर्भवती को सुख, जिस मास का निर्बल हो उसमें क्लेश दुख होता है। श्लोक 17। बुध लग्न से त्रिकोण में हो और शेष ग्रह निर्बल हो तो जातक 2 मुख 4 पैर 4 हाथ वाला होता है। यदि चंद्रमा वृष में हो और पापग्रह राशि संधि राशि गणांत हो तो गूंगा होता है। यदि शुभ ग्रह की दृष्टि उन पर हो तो अधिक दिनों में बोलता है। श्लोक 18। यदि शनि मंगल बुध की राशि और बुध के ही नवांश में हो तो जातक दंत सहित उत्पन्न होता है। यदि राशि कर्क का चंद्रमा लग्न में हो और शनि मंगल से दृष्ट हो तो कुब्ज कुबड़ा होता है। मीन लग्न में हो और शनि चंद्र मंगल तीनों से दृष्ट हो तो पंगु लंगड़ा होता है। पापग्रह और चंद्रमा राशि संधि में हो तो जड़ बहरा होता है। यदि शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं हो तभी इन योगों का फल समझना चाहिए। यदि शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो ये उक्त फल नहीं होते। श्लोक 19। यदि मकर अंतिम दृष्टकांड में से लग्न में हो और शनि चंद्र सूर्य से दृष्ट हो तो जातक वामन बौना होता है। पंचम नवम तथा लग्न इन भावों के दृष्टकांड पाप मंगल से युक्त हो और शनि चंद्र सूर्य से दृष्ट हो तो जातक क्रम से भुज रहित, पैर रहित, बिना पैर का और मस्तक रहित अर्थात बिना मस्तक का होता है। यदि शुभ ग्रह से युक्त दृष्ट न हो तभी यह फल समझना चाहिए। श्लोक 20। रवि चंद्र सहित सिंह लग्न हो और मंगल शनि से दृष्ट हो तो जातक अंधा होता है। यदि शुभ और पाप ग्रह दोनों से दृष्ट हो तो आँख में फूला वाला होता है। यदि द्वादश भाव में चंद्रमा हो तो वाम नेत्र का तथा सूर्य रवि द्वादश भाव में हो तो दाहिने नेत्र का नाशकारक होता है। इन कहे हुए अशुभ योगों में शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो पूर्ण फल नहीं होता। श्लोक 21। गर्भाधान काल में चंद्रमा जितने संख्यक द्वादशांश में हो उस राशि से उतने संख्यक राशि में 10वें मास में जब चंद्रमा जाता है तब प्रसव होता है, अथवा दिन बलि या रात्रि बलि गर्भाधान कालिक लग्न के जितने अंश उदित हों उतने ही दिन या रात्रि बीतने पर जन्म कहना चाहिए। श्लोक 22। लग्न में शनि की राशि मकर व कुंभ का नवांश हो और शनि सप्तम भाव में हो
तो ऐसे योग में यदि गर्भाधान हो तो 3 वर्ष में प्रसव होता है। इस प्रकार यदि चंद्रमा में हो अर्थात लग्न में कर्क का नवांश हो और चंद्रमा सप्तम भाव में हो तो ऐसे योग में गर्भाधान होने पर 12 वर्ष में प्रसव होता है। इस अध्याय में कहे हुए फलों की युक्ति से जन्म काल में भी विचार करना चाहिए। वृहत जातक विवृतो निषेकाध्याय चतुर्थ अध्याय समाप्त।